गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे हम पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर। 5 प्रश्न है इसमें। समास किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। समास पद तथा समास विग्रह से आप क्या समझते हैं। समास के कुल कितने भेद हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट करना है तथा संधि और समास में क्या अंतर होता है ये हमें उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि समास किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समास से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उदाहरण है इसका, राजा का पुत्र राजपुत्र। दूसरा प्रश्न था हमारा, समस्त पद तथा समास विग्रह से आप क्या समझते हैं। समस्त पद तथा समास विग्रह से आप क्या समझते हैं। तो समस्त पद क्या है हमारा, समास से बने पद को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। समास से बने यानी जब हम समास बनाते हैं, समस्त विग्रह का जब हम समास बनाते हैं तो उस पद को कहते हैं हम समस्त पद। और समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम समास विग्रह कहते हैं। यानी जो समास विग्रह है, यानी जब उसको अलग अलग करके लिख दिया हमने तो वो तो होगा आपका विग्रह, और उन दोनों को मिला के लिखना वो क्या हो जाएगा आपका समस्त पद। यानी समास से बने पद को तो हम समस्त पद कहते हैं, और समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम समास विग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, समास के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। समास के कितने भेद हैं और प्रत्येक के दो दो उदाहरण देने हैं। तो समास के 6 भेद हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, धर्म समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास या अव्ययीभाव समास क्या है आपका, कि जिसमें पहला पद कैसा हो, अव्यय हो। तो इसका उदाहरण हो गया आपका आजीवन यानी जीवन भर। दूसरा है तत्पुरुष समास, आप इसमें एक और लिख सकते हो जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समास इसमें है जिसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और तथा जब हम समास बनाते हैं तो कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो राजपुत्र राजा का पुत्र। द्विगु समास, चौराहा यानी द्विगु समास में क्या होगा, पहला पद हमारा संख्यावाची होगा, तो चौराहा 4 राहों का समाहार। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा क्या लगता है और या रात दिन रात और दिन। कर्मधारय समास, नील कमल। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध बताया जाता है। तो नील कमल विग्रह होगा, नीला है जो कमल। बहुव्रीहि समास, जिसमें बहुव्रीहि समास में क्या होगा, तीसरा पद प्रधान होता है तो नीलकंठ। जैसे उदाहरण है इसका, नीला कंठ है जिसका अर्थात कौन है, वो शिव जी। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब आपका चौथा प्रश्न है, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण के देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। तथा कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का मेल होता है। तो कर्मधारय समास में यानी समास है तो पद तो दोनों ही होंगे, लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है। तथा जो कर्मधारय समास है उसमें विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का मेल होता है। उदाहरण जैसे सेम उदाहरण है दोनों के, लंबोदर लंबोदर। लेकिन जब कर्मधारय में हम इसका भेद करेंगे तो लंबोदर लंबा उदर, यानी पेट की विशेषता बता दी कि वो कैसा है, लंबा है, इसलिए क्या हो गया ये कर्मधारय समास। और लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात तीसरे की ओर संकेत कर दिया। लंबोदर हम किसको कहते हैं, गणेश जी को भी, तो वो हो गए गणेश जी, इसलिए ये क्या हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अब 5वां प्रश्न है आपका, संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि है, संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। तथा संधि का
संधि विच्छेद होता है, जबकि समास का क्या होता है, समस्त पद का विग्रह होता है। संधि का संधि विच्छेद होता है, जबकि समास में समस्त पद का विग्रह होता है। तो बेटा आपको ये पांचों प्रश्न नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Good morning, student. Welcome to online classes. Today we are going to start the new chapter, the Pladder's Karma. Student, इस चैप्टर में एक प्लेडरमैन होता है जो कि जिसे हम कहते हैं कि जगह जगह जा कर के अपना सामान जो गुड्स है वो सेल करते हैं, उसके बारे में ये पोएम है। सो लेट अस स्टार्ट। द ए प्लैडर हैज़ नो फिक्स्ड होम। जो प्लैडर होता है उसका जो है कहीं खाना मदर जो होते हैं उनका कहीं पे जो है प्रॉपर फिक्स प्लेस नहीं होती उनकी घर की। ही मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग गुड्स। वो एक जगह से दूसरी जगह जो है अपना सामान बेचता हुआ घूमता रहता है। His wife and children also move with him in the कारवां। कारवां में जो है वो उसके वाइफ और उसके बच्चे भी उसके साथ होते हैं। कारवां एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती है और वो घोड़ा उसको खींचता है, यानी कि वो अपनी उस गाड़ी में वो उसका घर भी है और वो उसकी गाड़ी भी है और उसकी लाइवलीहुड भी है। तो वो सारी चीज़ें ऑल इन वन है और उसके साथ वो चलते हुए अपना सामान बेचता हुआ एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। और वो अपने मर्जी का खुद मालिक होता है। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन हिम अबाउट वॉट टू डू। और उसके पास ऐसा कोई भी बर्डन नहीं होता है, कोई भी दबाव नहीं होता है कि उसको क्या करना है। when to do और how to do, कब करना है और कैसे करना है, इस चीज़ की भी उस पर कोई किसी भी तरह का कोई बॉर्डेशन नहीं होता है। द पोएट लाइक्स दिस। और पोएट को उसकी यही बात जो है अच्छी लगती है, पसंद करती है। केयर फ्री लाइफ ऑफ द प्लैडर एंड वॉन्ट्स टू लिव लाइक हिम। उसको जो है केयर फ्री यानी कि चिंता से मुक्त जो ज़िंदगी होती है प्लैडर की, वो जो है उसे पसंद है पोएट को, और वो चाहता है कि उसकी भी ज़िंदगी उसी की तरह हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई बॉदरेशन ना हो, कोई कंपल्शन ना हो, मजबूरी ना हो, कोई ज़बरदस्ती ना हो। जब चाहे जैसे चाहे वो काम कर सके और क्या करना है वो देख सके। तो इस तरह की लाइफ जो है पोएट चाहता है कि उसकी भी लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। आई विश आई लिव्ड इन ए कारवा। मैं सोचता हूँ कि मैं भी कारवा में रहना शुरू। कारवा एक, मैंने जैसे पहले आपको डिस्क्राइब किया, ये एक गाड़ी होती है जिसे जो है हॉर्स जो है चलाता है, और वो गाड़ी में जो है उसके खाने पीने का सामान, रहने का सामान, यानी कि वो गाड़ी उसका गाड़ी कम घर है उसका। तो इसको हम इस शॉर्ट में ये चीज़ कह सकते हैं। तो पोइट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो है मैं भी कारवां में रहूँ। विद अ हॉर्स टू ड्राइव, जिसमें कि जो है एक घोड़ा हो जो उसे चलाए। लाइक द प्लेडरमैन, किस तरह, जैसे कि प्लेडरमैन के पास होती है। प्लेडरमैन का मतलब ये है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो अपना जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचता है और उसके अंदर जो है सारी चीज़ें होती हैं। Where he comes from nobody knows, कि वो प्लेडरमैन कहाँ से आता है, कहाँ से आया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और where he goes to, but he goes, और उसे कहाँ जाना है ये भी नहीं पता, लेकिन वो जाता है, यानी कि he always keep on moving. His कारवां has windows too, और उसका जो कारवां है उस कारवां में उसके जो है विंडोज भी हैं, यानी कि झरोखे भी हैं उसके कारवां में। एंड ए चिमनी ऑफ टिन, और एक हल्की सी चिमनी भी लगी हुई है जो लाइट के लिए है, अगर अंधेरा हो जाता है तो वो उसे जो है जला करके लाइट का काम देता है।
that the smoke comes through, और उसमें जो है वो चिमनी इसने इसलिए बना रखी है कि टिनी की जैसे मान लो अगर वो खाना बनाते हैं उसी में, तो उसके थ्रू जो है स्मोक धुआं जो है उस चिमनी से पास हो सके। ही हैज़ ए वाइफ, उसकी एक पत्नी है, विद ए बेबी बॉर्न, और उसकी एक छोटा बच्चा भी है, बेबी भी है, एंड दे गो राइडिंग फ्रॉम टाउन टू टाउन, और वो जो है एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, इस तरह से जो है उस कारवां में राइडिंग करते हुए चलते जाते हैं। सो स्टूडेंट, इसमें जो है इस जो है पोएम में इस दो ही मैंने आपको स्ट्रेंजर समझाए हैं। आपको करना क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए, और आपको आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये वर्ड का मतलब नहीं आता, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उसका मीनिंग लिखिएगा। अब जैसे मैंने आपको पूरी ये समझा दी है कि पोएट में क्या एक्चुअल है और क्या नहीं है, तो ये आप देख करके अंडरस्टैंड कीजिए, और इन केस एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Hello student, a very pleasant morning to you all. Welcome back to our online classes of YouTube channel. Let's begin our chapter 12 that we will continue. The chapter name is Friction Part 8. In today's video, we will do the topic that is the increasing friction. Topic is about increasing friction. How we can increase the friction? Means हम फ्रिक्शन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें जो रफ सरफेस है उसको स्मूथ बनाना पड़ेगा। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग सरफेसेस रफ और अनइवन। क्या कर सकते हैं हम इंक्रीज फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए? जो हमारा सरफेस है उसको रफ कर दें और अनइवन कर दें, मीन्स इक्वल ना रहे उसमें, इस वजह से इस तरीके से। सॉरी, एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड आर गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। द टायर ऑफ व्हीकल्स हैव थ्रेड्स एंड सोल ऑफ आवर शूज हैव ग्रूव्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जैसे कि हमारे शूज़ वगैरह जो होते हैं उसमें आपने देखा होगा सोल के बेस पे इस तरीके से कुछ डिज़ाइंस वगैरह बने होते हैं, कुछ गैप्स वगैरह दे करके। वो इसी वजह से होते हैं जिससे कि हमारे सोल ऑफ द शूज़ एंड जो सरफेस है और जो रोड है या ग्राउंड जिस पर हम वॉक कर रहे हैं उसके बीच में जो गैप है उसके थ्रू फ्रिक्शन को मेंटेन किया जा सके। सेम यही कंडीशन टायर्स में भी होती है। द नेक्स्ट वन इज रोड आर मेड रफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग। जो रोड होते हैं उनको रफ बनाया जाता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, स्लिपरी ना रहे वो। हैंडल ऑफ क्रिकेट एंड टेनिस बैट्स आर मेड ऑफ रफ मटेरियल टू गेट अ बेटर ग्रिप। और जो आपने देखा होगा है क्रिकेट एंड टेनिस बैट्स जो होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं, ग्रिप्स जो कवर बनाए जाते हैं, वो उस पर रबड़ वगैरह लगी हुई होती है। वो इसीलिए रहती है कि जिससे कि वो स्लिपरी ना रहें और उन पर पकड़ने के लिए ग्रिप अच्छी बनी रहे। द स्पाइक्स ऑन द सोल ऑफ द शूज़ ऑफ माउंटेनियर्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन आइस। सेम इसी तरीके से आपने जो सोल्स वगैरह देखेंगे, यू कैन सी इन द डायग्राम्स, ये जो स्पाइक्स निकली हुई हैं सोल ऑफ द शूज़ ऑफ माउंटेनियर्स और टायर्स के जो ये ट्रेड्स, ये गैप दिखाई दे रहे हैं, ये सब इनमें इसीलिए होते हैं कि जिससे कि वो ग्राउंड में ग्रिप अच्छी बना सकें और फ्रिक्शन के चांसेस कम हों। Let's have a look again on the increasing friction. You have to write all these 3 examples, or you can also draw the diagrams. While writing, you can also draw the diagrams of the pictures. You have to write from friction to grip on ice in your fair notebook. Now it's your homework time. You can write it from
short question number 3, 4 and this one is 5. Again have a look on these question answer. These 3 questions you have to write in your fair notebook. Have a good day to all. Hello students, let's start today our math class, chapter 6, exercise 6.3. क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइड एंड वेरीफाई द रिजल्ट. हमें डिवाइड करना है और लास्ट में डिवाइड के बाद उसको वेरीफाई भी करना है. तो फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट हम इसमें 3a⁻5 डिवाइड इसी की भी जिससे हमें डिवाइड करना है, जो हमारा डिवाइज़र है उसकी भी फर्स्ट टर्म देखनी है. वो क्या ए स्क्वायर है. यहाँ पे करेंगे 3a⁵ डिवाइड बाय ए स्क्वायर. ए स्क्वायर से जब 5 को कट करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3a⁵ माइनस 2 इक्वल्स टू 3a⁵. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3a⁵. अब जो हमने टर्म लिखी है 3a⁵, इनको इस सभी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. फर्स्ट 3a³ को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, ये हमारे पास आएगा 3a⁵. 3a³ मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 3a⁴. एंड लास्ट है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3a⁵. साइन चेंज, मल्टीप्लाई करने का जो भी टर्म है उन सभी के साइन चेंज. और ये भी ध्यान रखना है लाइक टर्म्स के साथ ही लिखना है. प्लस माइनस में सेम टर्म कैंसिल, -2 -3 -5a⁴. 1 प्लस है -3 -2a⁴. अब है -5a⁴ बाय डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर. तो इसको कैसे लिखेंगे, -5a⁴ -2, यह आ जाएगा -5a² -5a². -5a² को इन सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. -5a² मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर -5a⁴. नेक्स्ट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5a³. 1 से मल्टीप्लाई करने पर अब हमारे पास यहाँ पर था -2, हमारे पास आया मल्टीप्लाई करने के बाद -5a². टर्म नहीं है तो उसको हम अलग से लिखेंगे -5a². अब जो भी मल्टीप्लाई करने का टर्म आए उन सभी के साइन चेंज करेंगे, कैंसिल. -2 + 5 प्लस का 3a³. नेक्स्ट लिखेंगे 5a² -2. अब है 3a³ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर. इसका मतलब 3a³ -2 3a प्लस 3a. 3a को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a³ 3a मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 3a². 3a को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से पावर ऐड हो जाएंगे, 3a². 3a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3a. तो ए की टर्म नहीं है तो उसको अलग से. नेक्स्ट फिर से साइन चेंज, कैंसिल. 5 - 3 2a² -3a -2. अब हमें डिवाइड करना है 2a² बाय a². तो ये कंप्लीट कैंसिल, क्या आ गया 2. नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 2 होगा. 2 को इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2a² प्लस 2a प्लस 2. साइन चेंज, कैंसिल. -3 -2 माइनस का 5a -2 -4. हमारे पास क्या है, डिविडेंड क्या है हमारे पास, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड वो होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है. तो डिविडेंड है हमारे पास
3a raised to the power 5 minus 2a raised to the power 4 प्लस a क्यूब माइनस 2। डिवाइज़र है हमारे पास एक स्क्वायर जिससे डिवाइड करते हैं प्लस a प्लस 1। क्वेश्चन है जो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है 3a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 एंड लास्ट में रिमाइंडर आया हमारे पास माइनस 5a माइनस 4। अब वेरीफाई के लिए हमारे पास टर्म होती है, अगर हमें क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस में रिमाइंडर। इट मीन्स राइट साइड को जब सोल्व करेंगे, क्वोशिएंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइज़र से और प्लस में क्या करते हैं उसके साथ रिमाइंडर करते हैं, तो हमारा इक्वल टू किसके आना चाहिए, डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसको करेंगे, लिखेंगे क्वोशिएंट, नेक्स्ट हमने लिखा डिविडेंड क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस में रिमाइंडर। हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे, क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, टर्म बाय टर्म 1 बाय 1 टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3a क्यूब मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, नेक्स्ट 3a क्यूब मल्टीप्लाई बाय a एंड नेक्स्ट 3a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह से 5a स्क्वायर को सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, नेक्स्ट 3a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, then 3a multiply by a, then 3a multiply by 1, लास्ट 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस में रिमाइंडर माइनस 5a माइनस का 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3a क्यूब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई 3a 5, 3a क्यूब मल्टीप्लाई बाय a 3a रेज़ टू द पावर 4, 3a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 3a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर 5a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस 5a क्यूब एंड माइनस 5a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5a स्क्वायर। नेक्स्ट 3 को a को करेंगे, 3a क्यूब 3a मल्टीप्लाई बाय a 3a स्क्वायर 3a मल्टीप्लाई बाय 1 3a, 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 5a माइनस 4। अब a रेज़ टू द पावर 5 सिंगल टर्म है एज इट इज़, 3a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5a रेज़ टू द पावर 4 एंड 3 एक साथ लिख लेते हैं हम इनको लाइक टर्म्स को, प्लस 3a क्यूब माइनस 5a क्यूब प्लस 3a क्यूब। अब a स्क्वायर की टर्म माइनस 5a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब सिंगल टर्म इनको करेंगे हम, प्लस का 2a, यहाँ से हमारे पास सभी टर्म्स आ गई, 3a प्लस 2a माइनस 5a प्लस 1 माइनस 4। तो यहाँ प्लस 2a प्लस 2 आएगा, जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पर भी क्या आएगा 2 होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें अब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, a रेज़ टू द पावर 5 सिंगल टर्म है, प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2a रेज़ टू द पावर 4, a क्यूब में माइनस प्लस 3 6 माइनस 5 प्लस a क्यूब, a स्क्वायर में 3 और a स्क्वायर में यहाँ से 3a प्लस 2 5a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट है 3 प्लस 2 5a से
कैंसिल, 2 माइनस 4 क्या बच गया -2। हमारा यही क्या है, डिविडेंड के इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस में वेरीफाई करना है बाय दिस मेथड। थैंक यू। Good morning students. In previous class we read our 30th chapter of civics and we read the topic composition of the executive and the president. Today we read about the powers of the president. The first power of president is legislative power. Legislative means विधायिका, कि विधायिका के अंदर, विधानसभा के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है उसकी कौन कौन सी पावर्स होती हैं। समन्स एंड प्रोरोगे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनको समन भेज सकता है, उनको बुलावा पत्र भेज सकता है, और जो पार्लियामेंट के जो हाउसेज होते हैं उनकी जो मीटिंग होती है, सेशंस होते हैं, उनको टाल सकता है। नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, और दोनों ही हाउसेज के मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकता है, मीन्स उनको नियुक्त कर सकता है। एड्रेसेस बोथ द हाउसेज आफ्टर द जनरल इलेक्शन, और दोनों ही हाउसेज को वो एड्रेस कर सकता है, मतलब उनकी बैठक बुला सकता है, उनको संबोधित कर सकता है। कैन कॉल फॉर ए जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट व्हेन देयर इज ए डेडलॉक ओवर ए बिल, कि जब डेडलॉक हो जाता है किसी बिल के ऊपर, जब कोई बिल गतिरोध हो जाता है, रुक जाता है, तो उसके ऊपर वो जॉइंट सेशन बुला सकता है लोकसभा एंड राज्यसभा का। गिव हिज हर एसेंट टू ए बिल, किसी भी बिल को अपनी सहमति दे सकता है। कैन डिसोल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, राष्ट्रपति की सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये क्या है, ये जो राष्ट्रपति है उसकी विधायिकी पावर है कि वो सेशन बुला सकता है, बिल को पास कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये सारे उसके लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। अब है एग्जीक्यूटिव पावर्स, कि कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स हैं। द प्रेसिडेंट appoints the leaders of the majority party in the Lok Sabha as the PM, कि जो राष्ट्रपति होता है वो पीएम को क्या करता है, अपॉइंट करता है जो पार्टी विजयी होती है चुनाव के अंदर उसमें से। अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम, और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनको भी नियुक्त करता है। कैन डिक्लेयर वॉर, किसी भी मतलब लड़ाई की डिक्लेरेशन करता है, लड़ाई की घोषणा करता है। और कॉन्क्लूड पीस विद अदर नेशंस, और दूसरे राष्ट्रों के साथ शांति की भी शांति बनाए रखने का निर्णय लेता है। अपॉइंट्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों में भारतीय जो प्रतिनिधि होते हैं उनको भी नियुक्त करता है। तो ये सारे काम किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं कार्यपालिका के अंदर। अब है फाइनेंशियल पावर्स। द प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट फॉर मनी बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, कि जो राष्ट्रपति होता है वो मंजूरी देता है मनी बिल को, जो आर्थिक बिल होता है ना, जो पैसे का बिल होता है। दो बिल्स बताए थे मैंने कल परसों आपको, कि एक ऑर्डिनरी बिल होता है और एक मनी बिल होता है। तो मनी बिल को ये इंट्रोड्यूस्ड जब वो लोकसभा में होती है तो उसको मंजूरी देता है। कॉल द एनुअल बजट, एनुअल जो वार्षिक बजट होता है उसको भी ये पारित करता है। एंड द सप्लीमेंट्री बजट बिफोर पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर जो साल के अंदर बाकी सारे बजट होते हैं उनको भी ये पारित करता है। उसके बाद है जुडिशियल पावर। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पैरडन, कि प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि वो किसी की भी जो सजा होती है उसको माफ कर सकता है। मान लो किसी को फांसी की सजा मिली हुई है तो प्रधानमंत्री को ये लास्ट वो पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर मना कर सकता है कि इसको फांसी नहीं होगी, या किसी को उम्र कैद की सजा होती है तो उसकी सजा को कम कर सकता है।
कैन आस्क द एडवाइस ऑफ SC ऑन एन इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। और जो लोगों का कोई ऐसा मुद्दा उठा हुआ है, सामाजिक मुद्दा कोई ऐसा उठाया हुआ है, तो उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। अब है इमरजेंसी पावर कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो आपातकाल की जो पावर्स होती हैं वो, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी विच आर नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। कि प्रधानमंत्री जो है वो 3 तरीके की इमरजेंसी घोषित कर सकता है, 3 तरीके का आपातकाल घोषित कर सकता है, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश के अंदर, राज्य मतलब किसी एक राज्य के अंदर, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय जो पैसे का से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है ए नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड कि जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा इन द इवेंट ऑफ वार्स, जब कोई लड़ाई होगी तब घोषित होगा। एक्सटर्नल एग्रेशन, जब बाह्य किसी देश से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तब, मतलब एग्रेशन का मतलब कि जब कोई भारी प्रतिरोध पैदा हो जाएगा। और नेशनल क्लैमिटीज और डिजास्टर्स, और देश के अंदर कोई आपदा आ जाए, मान लो भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए या कोई ऐसा डिजास्टर आ जाए जिससे कि पूरा देश की अर्थव्यवस्था ही हिल जाए या पूरे देश के ऊपर उसका प्रभाव पड़े। सेकंड है ए स्टेट इमरजेंसी इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल, कि जो स्टेट इमरजेंसी होती है, राज्य इमरजेंसी होती है, आपातकाल होता है, उसको राष्ट्रपति नियम भी बोला जाता है। एंड इज इम्पोज्ड व्हेन देयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट, जब राज्य के अंदर जो संवैधानिक ढांचा बना हुआ है, एक मशीनरी बनी हुई है, मतलब एक जैसे कि अपना मंत्रिमंडल है, राज्य की जो सरकार है उसके अंदर ब्रेकडाउन आ जाता है, मतलब वो भंग हो जाती है, तो उस टाइम पे जैसे मान लो अपने हरियाणा के अंदर ही जो अपने हरियाणा सरकार है, उन सरकार भंग हो जाए, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर हमारे जो CM है, तो किसी कारण से ये सरकार भंग हो जाए तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या लागू होगा, स्टेट इमरजेंसी लागू होगी, राज्य आपातकाल लागू होगा। अब है थर्ड ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड, कि जो आर्थिक आपातकाल लागू होगा, घोषित होगा, वो कब होगा, जब देश के अंदर जो आर्थिक स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो डगमगा जाए, मतलब खतरे में आ जाए। मान लो किसी देश को ये डर हो कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है या जो हमारे देश की जो मुद्रा है वो घाटे में जा रही है, हम अब इस अपने देश के ऊपर कर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, तो वो क्या होता है, वित्तीय आपातकाल होता है। लेकिन आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस powers of president very well. Now we do our some long question answer. Okay, our third long question is define the powers of president, कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं उनको बताइए। तो बेटा जो पावर्स है प्रेसिडेंट की, उनके अंदर लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी, ठीक है, कई सारी पावर्स हैं। तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर लेजिस्लेटिव पावर पूछा हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर जुडिशियल पावर पूछा गया है, और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसके अंदर इमरजेंसी पावर पूछा गया है। तो ये जो तीन पावर्स हैं ये तो आप इन क्वेश्चंस के अंदर कर लेना, और बाकी की जो बची हैं एग्जीक्यूटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर, ठीक है, इनको आप जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ना उसके अंदर इंक्लूड कर लेना। ठीक है बेटा, दोबारा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि या फिर आप इनको भी क्वेश्चन बना के कर सकते हो कि डिफाइन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट और डिफाइन द फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक एक पावर अच्छे से समझाई है, और आपके जो क्वेश्चंस हैं थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा हुआ है कि डिफाइन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसके बाद इन्होंने कहा है कि डिफाइन द लेजिस्लेटिव पावर, फिर ये कह रहे हैं कि डिफाइन द जुडिशियल पावर, और फिर ये कह रहे हैं कि डिफाइन द इमरजेंसी पावर। तो तीन पावर्स तो यहाँ पे आ गई, लेकिन जो दो पावर बची है एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल, आप उनको भी या तो क्वेश्चन के तरीके से लिख लो या थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप उन दो पावर्स को लिख लो,
और बाकी जो 3 पावर्स हैं आप इन क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दो. ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड माय व्यूज वेरी वेल. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कॉन्टेक्ट टू मी. ओके, we read our remaining chapter about Council of Ministers and Prime Minister in our next class. Okay, do your questions in your notebook. Thank you. A very good morning, student. Today we study chapter number 9, class 8th GK. Chapter name is Gases Around Us. That is the very important topic of your science subject. So listen carefully. The name of all gases, that is the part of a chemistry subject. About 2/3 of the air in the atmosphere is composed the gases. Protoplasm, living cells require this gas for formation के लिए इसको यूज करते हैं. Protein is composed of compounds. This gas linked together and it is its chemical symbol is N. ये एटमॉस्फेयर में कितनी होती हैं? 2/3% होती हैं. इसका केमिकल सिंबल होता है N और ये फॉर्मेशन के लिए यूज होती हैं. जो लिविंग सेल्स होते हैं वो इसको फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं. आंसर इज नाइट्रोजन. दिस सेकेंड इज दिस कलरलेस गैस विज टिपिकल प्रेग्नेंट होता है. पुंगेंट तीखी. स्मेल इज ए कंपाउंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का. इट इज वाइडली यूज टू मेक मेडिसिन्स एंड कमर्शियल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NH3. आंसर इज अमोनिया. इसकी स्मेल तीखी होती है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनती हैं एंड मेडिसिन और कमर्शियल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज होती हैं. इसका केमिकल फॉर्मूला है NH3. आंसर इज अमोनिया. नेक्स्ट, दिस इनर्ट कलरलेस ऑर्डरलेस गैस. ऑर्डरलेस होते हैं गंधहीन, जिसमें कोई ना स्मेल आती ना इसका कोई कलर होता है. इज लाइटर देन एयर. एयर से लाइट होती हैं, हल्की होती हैं. इट इज फाउंड इन द एटमोस्फियर विद इन द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. इट ऑफ्टन यूज इन फ्लोरेसेंट लैम्प. जो वाइट जो लैम्प होते हैं उनके लिए यूज होती हैं. इलेक्ट्रिकल जो साइंस जो करते हैं उसके लिए. इट्स केमिकल सिंबल इज Ne. आंसर इज नियोन. दिस इज ए कलरलेस odorless gas that occur abundantly in nature as the chief constituent of natural gas. Its chemical formula is CH4. ये भी odorless होती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं नेचुरल गैस के अंदर. आंसर इज मीथेन. we have all seen this gas. It's gaseous state of water which is performed when वाटर बॉईल. जब पानी को हम उबालते हैं तो इस गैस को देखते हैं. वैन इट्स कंडेंस, जब ये गाढ़ी हो जाती है. ऑफन विजिबल एज मिस्ट, मीन्स ये धुएं की तरह दिखती है ना. इट्स केमिकल फॉर्मूला इज H2A. वाष्प, जैसे कि आप पानी को उबालते हैं, किसी भी चीज़ को ढककर गर्म करते हैं तो उसमें वेपर निकलता है, दैट इज कॉल्ड वाष्प. आंसर इज क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस इज द हाइएस्ट एंड मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है यूनिवर्स में. दिस गैस लेक्स टेस्ट, इसका टेस्ट बहुत ही हल्का होता है. कलर्स एंड ऑर्डर, ना तो इसमें कोई कलर होता है ना ही इसमें कोई स्मेल आती. इट्स केमिकल सिंबल इज H. आंसर इज हाइड्रोजन. डियर स्टूडेंट, लर्न ऑल दीज गैसेज and write in your notebook or book. Welcome to your online classes. Dear student, I Priyanka Yadav. Today I tell you some English spoken words. Class 6 to 8th. Our first word is शाबाश. Well done. बहुत अच्छा. Very good. बहुत खूब. How nice. जल्दी करो. Hurry up. Next word is प्रिय. Oh dear. बेशक, of course.
जरा सुनिए, जस्ट लिसन। सच, जैसे कोई हैरानी से बोलते हैं सच, दैट्स रियली। ईश्वर को धन्यवाद, थैंक गॉड। हे भगवान, ओ माय गॉड या माय गॉड। चाहे जो हो, कम वक्त में स्वागत है, वेलकम। जब आपके घर कोई आता है तो आप बोलते हैं वेलकम। कहीं नजर ना लगे, टच वुड। ओके, रुको, स्टॉप। किसी की कोई खुशी का माहौल होता है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं ना, बधाई हो। डियर स्टूडेंट, ट्राई टू यूज these words in your daily routine. I hope you use these words in your daily routine. Thank you. This is for 8th class, and today we will start with the message writing. Yesterday we completed about the message writing, so we will start with the message writing. Message कैसे लिखने हैं? एक conversation होगी आपके पास. See, like this conversation. Read this conversation between Kaveri and Akash. The call was for Akash brother Anup. यानी कि एक कन्वर्सेशन है आकाश और कावेरी के बीच में, बट कन्वर्सेशन किसके रिगार्डिंग है? आकाश के ब्रदर अनूप के लिए है ये। और इसमें क्या हुआ है, इन दोनों की क्या बातें हुई हैं? दिस इज़ एन एग्जाम्पल, यू विल रीड। हाई, इज़ दिस अनूप्स रेजिडेंस? येस इट इज़। हु इज़ ऑन द लाइन? दिस इज़ कावेरी, अनूप्स फ्रेंड फ्रॉम पुणे। Could you please put him on the line? I was not able to reach him on his mobile phone. I am afraid I won't be able to do that. Anup has gone to the market to buy his wedding outfit. I am Akash, his younger brother. Do you want to leave a message for him? इन्होंने कहा है कि आप उसके लिए कोई मैसेज, यानी कि कुछ बताना चाहती हैं उसके बारे में, या उसके लिए कोई कुछ उसको कोई मैसेज देना है उसके लिए। देन व्हाट ही इज़ टेलिंग, एक्चुअली आई डू। Akash, please inform him that I will land in Jaipur a day before his wedding around 10 a.m. I have lost the wedding card and I don't remember the name of the hotel. Since I have never been to Jaipur before, I am not familiar with the place. Tell Anup to send someone to pick me up from the airport. अब उन्होंने क्या, कावेरी ने क्या मैसेज दिया है कि आकाश को प्लीज़ आकाश, एक्चुअली क्या है कि आप अनूप को ये इन्फॉर्म कर दीजिए कि जब उसकी शादी है तो मैं उससे एक दिन पहले जयपुर पहुंच जाऊंगी, और जयपुर से मैं कभी जयपुर पहले आई नहीं हूं और मुझे उस प्लेस के बारे में कम पता है, तो किसी को भेजकर मुझे वहां से पिक कर लें एयरपोर्ट से, जयपुर के एयरपोर्ट से पिक कर लें कोई। श्योर, आई विल टेल हिम दैट। इज़ दैट ऑल? उसने कहा है ओके, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑल्सो आई हैव बॉट अ माइक्रोवेव फॉर हिम एज अ वेडिंग गिफ्ट। आई वुड लाइक टू नो द एड्रेस ऑफ हिज न्यू अपार्टमेंट सो दैट आई कैन हैव इट डिलीवर्ड। अब उसने उसके लिए क्या लिया, एक माइक्रोवेव गिफ्ट में लिया है, वेडिंग गिफ्ट के लिए लिया है। तो उसने पूछा कि उसका न्यू अपार्टमेंट यानी कि नया घर कहाँ पे है जहाँ मैं उसके लिए ये सेंड कर सकूँ। आई एम सॉरी कावेरी, आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन। आकाश के पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई विल टेल अनूप टू कॉल फोन यू एंड शेयर हिज एड्रेस। दैट विल बी परफेक्ट। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम, सी यू एट द वेडिंग, बाय बाय। इन दोनों के बीच में ये बातें हुई हैं, और इसको हम कैसे लिखेंगे मैसेज के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें अनूप को ये इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम अनूप को हम मैसेज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सी हियर। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट एंड डे व्हेन द मैसेज इज़ राइटिंग। जब आप मैसेज लिख रहे हैं तो उस टाइम पे आपको उसी डेट लिखनी है, उसी दिन की, और उसी टाइम लिखना है कि आप किस टाइम पे ये मैसेज लिख रहे हैं अनूप के लिए। डेट
सबसे पहले टाइम, देन डेट, अनूप, यानी कि अनूप को आप ये लिख रहे हैं मैसेज। योर फ्रेंड कावेरी कॉल्ड, यानी कि आपकी फ्रेंड कावेरी का कॉल आया था। कॉल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसमें। शी विल लैंड इन जयपुर अ डे बिफोर योर वेडिंग, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं हम सिर्फ वही लिखेंगे। ये वो जयपुर लैंड करेगी आपकी शादी से एक दिन पहले अराउंड 10 AM, यानी कि 10 बजे तक। अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर हर, यानी कि उसके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है आपको। ऑल्सो शेयर योर न्यू एड्रेस विद हर, शी हैज़ टू सेंड द वेडिंग गिफ्ट अ माइक्रोवेव, यानी कि वो आपकी शादी के लिए एक माइक्रोवेव गिफ्ट करेगी, तो आप उसके साथ अपना एड्रेस शेयर कीजिए। आई एम गोइंग विद मदर टू द मार्केट, और मैं मम्मी के साथ मार्केट जा रहा हूँ। दिस इज़ आकाश। ओके, नाउ अब इसमें देखिए, सबसे पहले आप डेट एंड टाइम लिखेंगे, उसके बाद पर्सन नेम कि आप किसको मैसेज लिख रहे हैं, कंटेंट बॉडी में आ जाएगा, नेम ऑफ द राइटर ऑफ द मैसेज, यानी कि लास्ट में आ जाएगा कि ये मैसेज कौन लिख रहा है। सो do this exercise, this question in your fair notebook. This is your homework. Write it down. The first you will write it down the conversation, then you will write it down this message. This is your homework.